स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी जो कि 11th क्लास की है, राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो उसका हमने तीसरा अध्याय लिया था जो कि समानता के बारे में था और पिछले लेक्चर में हमने उसके पहले भाग की चर्चा की। और मित्रों आज हम जो है समानता के दूसरा भाग यानी जो अध्याय तीसरा है उसका दूसरा भाग है ये, तो उसमें हम चर्चा करेंगे समानता के बारे में। ठीक है, यानी हमने राजनीतिक समानता तक उसमें लेक्चर जो हमारा अध्याय 3 का जो भाग 1 था उसमें हमने राजनीतिक समानता तक अध्ययन किया। और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स आज सामाजिक समानता से। ठीक है, कि सामाजिक समानता का मतलब क्या होता है, समाज में हम कैसे समानता को देखते हैं, उस सभी की हम आज चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो सामाजिक समानता के बारे में क्या चर्चा की जा रही है कि राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समता देना भी समानता देना भी महत्वपूर्ण था। यानी मित्रों क्या कह रहे हैं कि जो राजनीतिक समानता, ठीक है, और जो समान हमने कानूनी अधिकार दिया, ठीक है, संविधान के माध्यम से, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये पहला कदम था। ठीक है, किसको, सामाजिक समानता को प्राप्त करने में, और इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कह रहा है कि हमें राजनीतिक समानता क्यों देनी चाहिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें राजनीतिक समानता इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जो 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 बाधाएं होती है, ठीक है, जो बाधाएं हमें देखने को मिलती है कि सरकार में जो लोग जो होते हैं वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, तो इस कारण से जो है हमें इन बाधाओं को दूर करना होगा। और कहते हैं कि समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर उचित मौका हो। यानी मित्र क्या कह रहा है कि समानता का उद्देश्य ये भी होता है कि वही बात कि हमारे जो है हम जो है समानता के अवसर दें तो सभी को बराबर और उचित मौका मिले। ठीक है, यानी समानता का उनके पास अवसर हो, किसी के पास जो है असमानता वहाँ हमें नजर नहीं आनी चाहिए। और कह रहा है कि समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी माना गया। यानी मित्रों क्या करें कि समानता की यहाँ बात की जा रही है, सामाजिक समानता में क्या क्या हम गिन रहे हैं, करें कि हम उन यानी अगर हमने समानता का अवसर लोगों को दिया है, समानता का अधिकार हमने उनको दिया है, तो उनके पास जो है पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे उनको शिक्षा पाने का अधिकार हो, उचित पोषक आहार हो, ठीक है, और न्यूनतम उनको वेतन भी मिले, और कुछ न्यूनतम चीज़ों की भी उनको जो है पूर्ति हमें करनी होगी। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं, देखो इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान न हो वहां अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि अगर मान लीजिए किसी देश में और किसी समाज में समानता ही विद्यमान नहीं है तो फिर वहाँ जो टैलेंट है ना, उस टैलेंट का वहाँ पे उभर करके नहीं आना हमें देखने को मिलता है और वो टैलेंट जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और मित्रों जो बात इसने कही कि शिक्षा पाने का अधिकार हो, उचित पोषक आहार हो, न्यूनतम उनको वेतन मिले, तो इन सभी के लिए हमने जो है यानी हमारे संविधान में भी बहुत से इसके प्रावधान किए गए। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने सभी को समानता के अवसर उपलब्ध कराए। और अगर हम चर्चा करें तो अच्छी यानी स्वास्थ्य सुविधा की अपन बात करें, ठीक है, तो अनुच्छेद 47 में हमने कुछ कहा, और अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार हमने अनुच्छेद 21 में कहा, और उचित पोषक आहार और न्यूनतम वेतन की भी हमने बात कही है, जो कि हम जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जिसमें हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक लोक कल्याणकारी राज्य की हम चर्चा करते हैं तो उसमें हम इन सभी बातों की वहाँ चर्चा करते हैं। यानी फ्रेंड्स ये मूल अधिकार और जो डीपीएसपी उन दोनों से मिलते जुलते हैं। आगे फ्रेंड्स क्या करें, देखो भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से हतोत्साहित किया जाता है। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि समान अवसरों के मद्देनजर जो है जो हमें बाधाएं देखने को मिलती है वो बाधाएं जो है एक विशेष समस्या है और समाज ने जो है इन बाधाओं को गढ़ा है। कैसे कि हम जो है आदिकाल से और चिरादिकाल से हमने इसी अध्याय में चर्चा की पिछले पहले भाग में कि महिलाएं जो है उनको हम आदिकाल से ये मान रहे थे कि अबला है। ठीक है, वो सबल नहीं, वो समर्थ नहीं है और वो कुछ काम यानी वो पुरुषों के बराबर काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये हम उसको मान रहे थे
और आगे कहते हैं उसी की बात वापस से यहाँ पे आ रही है कि औरतों को उत्तराधिकार का हमने समान अधिकार नहीं दिया, ठीक है। यानी जो पिता की जो संपत्ति होती है उसमें संपत्ति का जो हकदार माना जाता है उसको, उसमें जो है उसके पुत्रों को ही माना जाता है। और फ्रेंड्स, हमने जब 6 क्लास की एनसीईआरटी हमने अध्ययन किया था तो उसमें भी हमने चर्चा की थी कि एक बिटिया की चाह की। तो वो बिटिया कह रही थी कि मेरे जो पिता है, ठीक है, मेरे पिता का जो घर है वो मेरे भाई को मिलेगा, ठीक है, लेकिन मेरा और मेरी माँ का क्या होगा। एक हमने कविता गुनगुनाई थी तो उसमें हमने बात कही थी कि मेरे पिता, वो लड़की कह रही थी कि मेरे पिता को जो मेरा, यानी मेरे पिता को घर मिला है उनके दादा, उनके पिता से, ठीक है। अब जो मेरे पिता हैं वो मेरा वे जो मेरे पिता हैं वो घर दे देंगे मेरे भैया को। अब मेरी और मेरी माँ का क्या होगा, ठीक है। तो वो कह रही थी कि मुझे जो है अपना खुद का मकान चाहिए, ठीक है, मुझे अपना खुद का मकान चाहिए और मुझे जो है शादी में कोई दहेज नहीं चाहिए, कोई रेशम और सोना भी नहीं चाहिए। तो ये बात जो है वो कह रही थी। तो वही बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि समाज ने जो है औरतों को इतना सम्मान नहीं दिया, उनको उत्तराधिकार नहीं दिया संपत्ति में, और इसके अलावा जो है उनके कुछ गतिविधियों में शामिल होने पर हमने पाबंदी लगाई और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हमने हतोत्साहित किया, ठीक है। और ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों पर या रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचने वाली नीतियां बनाना, शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य यह भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। यानी मित्रों, कुल मिला के अगर यहाँ पे चर्चा करें तो यहाँ पे जो है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 35 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। तो वहाँ की बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की हम जो है भूमिका निभाना चाहते हैं, ठीक है, और एक लोक कल्याणकारी राज्य हम जो है निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है। यानी कि सभी के साथ जो है समान रूप से हम व्यवहार करें, सभी को जो है समानता का अवसर उपलब्ध हो, किसी भी यानी धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव ना करें, चाहे सार्वजनिक स्थल हो या रोजगार हो, ठीक है। तो वह बात यहाँ पे कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर हम जो है एक लोक कल्याण का राज्य की भूमिका भी निभा सकते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, आर्थिक समानता की यहाँ बात की जाएगी कि हमने राजनीतिक समानता की बात की, हमने सामाजिक समानता की बात की, अब हम चर्चा करेंगे आर्थिक समानता, यानी जो इकोनॉमिक इक्वेलिटी है उसके बारे में क्या करें। देखो, आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका यह तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर नापा जाए। क्या करा मित्रों, आर्थिक असमानता की यहाँ बात की जा रही है कि जिस प्रकार से हमने 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी डिस्कस किया था कि, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हमारे देश में 80% जो है यानी ऐसे किसान हैं जिनके पास जो है भूमिहीन, यानी वो भूमिहीन है, उनके पास भूमि नहीं है, वो भूमिहीन मजदूर है, किसी दूसरे की भूमि पर जाकर के खेती करते हैं। लेकिन 20% जो है ऐसे लोग हैं जिनके पास जो संपन्न परिवार है, ठीक है, धन दौलत है, बहुत बड़े व्यवसाय हैं, शोरूम है, इसके अलावा कीटनाशक और खाद की दुकानें भी हैं, तो वो जो है एक अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो धन के बीच, जो धन दौलत और आमदनी में जो भिन्नता होती है ना, ठीक है, जिस कारण से जो है हमें आर्थिक असमानता वहाँ देखने को मिलती है। और कहते हैं कि एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना है। यह सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभवतः कभी विद्यमान नहीं रही। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। यह माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं। जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है, समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। क्या मित्रों, यहाँ क्या बात की जा रही है, यहाँ करें कि यह बात भी सही है कि समाज में धन दौलत होती है ना, और जो आमदनी होती है वो कभी समान रूप से विद्यमान नहीं रही। यानी कभी भी अगर अपन देखें तो सभी लोगों के पास जो है समान रूप से धन दौलत विद्यमान नहीं रही, थोड़ी बहुत जो असमानता होती है ना वो तो हमेशा रही है। और आगे क्या कहता है कि आज जो अधिकतर लोकतंत्र है, ठीक है, वो लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराते हैं, यानी समान अवसर उपलब्ध कराते हैं। और हमने भी, यानी हमारे देश में भी हमने संविधान के माध्यम से समानता के अवसर, समानता का अधिकार हमने अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में लोगों को दिया है, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें कि समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, क्या कह रहा है, समान अवसर हैं उसके साथ भी समान असमानता बनी रह सकती है। जैसे हमने बेशक समानता का अधिकार लोगों को दिया है, फिर भी हम देखते हैं कि आर्थिक असमानता लोगों के बीच बनी हुई है। यानी कुछ किसी के पास अकूत धन संपत्ति है, बहुत पैसा, धन जायदाद है, और किसी के पास जो है एक मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आवश्यक प्रयासों के द्वारा हम जो है समाज में अपनी स्थिति को बदल भी सकते हैं। यानी अगर सरकार चाहे, व्यक्ति चाहे, लोग चाहें, ठीक है, सामाजिक संस्थाएं चाहे या सिविल सोसाइटी अगर चाहे, तो वो जो है क्या कर सकती है कि अपने प्रयासों के माध्यम से समाज में जो है एक अच्छी स्थिति जो है बना सकती है, ठीक है। तो ये हमने बात की आर्थिक असमानता की। अब देखो क्या करें,
अब हम कुछ चर्चा कर लेते हैं कि आगे क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसी विश्व असमानताएं अधिक खतरनाक हैं जो पीढ़ियों से अनछुई रही है। ठीक है। और आगे क्या कहता है, देखो आगे कहता है कि अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और उनके पास हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। एक और वे जो पीढ़ियों से धन विशेषाधिकार और सत्ता का उपयोग करते आए हैं और अन्य जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे। कालक्रम में ऐसा वर्ग भेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला व समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो सकता है। क्या कर रहा है फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि समाज के अंदर जो है गहरी खाई होती है। ठीक है। और वो गहरी खाई असमानता से भी बहुत बड़ी है। और क्या कर रहा है कि अगर किसी समाज में हम जो है यानी अगर हम देखते हैं ना किसी समाज में, और हम भारत में भी देखें तो कुछ पीढ़ियों में यानी किसी लोगों के पास तो अकूत धन संपत्ति है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की, आपको एग्जांपल भी दिया कि 80% जो है ऐसे हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं है। ठीक है। यानी वो 2 वक्त का रोटी जो तैयारी करते हैं खाने के लिए, तो वो भी जो उनको एक जूझना पड़ता है अगर अपनी जो खाने की जो प्रबंधन करना उसके लिए भी। ठीक है। और जो है 20% ऐसे हैं कि उनके पास अकूत धन संपत्ति है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि इस प्रकार जो है एक असमानता हमारे देश में देखने को मिलती है। और फिर ये असमानता अगर बढ़ती जाती है तो फिर लोगों में आक्रोश उत्पन्न होता है, वो क्रांतियाँ करते हैं। ठीक है। वो आंदोलन करते हैं और जो समाज होता है वो वर्गों में बढ़ जाता है, जैसे उच्च वर्ग हो गया, मध्य वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि साम्यवादी क्रांति फिर वहाँ उठ करके आती है। फिर वो जो है वहाँ पे मार्क्सवाद जो होता है वो उभर करके आता है। ठीक है। कि शोषित और शोषक वर्ग जो होते हैं, यानी जो शोषक वर्ग है यानी जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग का शोषण करते हैं। तो इस प्रकार से फिर वह जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो वहाँ पर फिर उभर करके आती है। और देखो मित्रों क्या करा है कि मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की 2 प्रमुख राजनीतिक विचारधारा हैं। मैंने आपसे अभी अभी चर्चा की कि वहाँ पे जो है फिर आगे जाकर के मार्क्सवाद जो है यानी मार्क्सवादी जो विचारधारा है शोषक और शोषित वर्ग की, वो वहाँ पे फिर उभर करके आती है। और क्या कहता है, देखो मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। क्या करा मित्रों कि जो हम निजी स्वामित्व करते हैं ना, कौन सा कि किसी के पास जल है, जंगल है, जमीन है, तो उनका जो उस पर एकाधिकार है, तो इसके कारण जो समाज में फिर असमानताएं उत्पन्न होती है। और निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, जो उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। ठीक है। यह ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि निजी स्वामित्व जिन व्यक्तियों के पास यानी जिन व्यक्तियों के पास निजी स्वामित्व है वो मालिक बन जाते हैं और अमीर यानी वे उस वर्ग को सिर्फ अमीर ही नहीं बनाते, वो यानी उनके पास जो है फिर राजनीतिक ताकत भी आ जाती है। यानी मित्रों वो राजनीति में भी अपना दमखम दिखाते हैं और यानी राजनीतिक दावपेच भी वो करने लगते हैं। फिर क्या कहता है कि यह ताकत जो उनको राजनीतिक ताकत वो मिल जाती है तो फिर वो राज्य की नीतियाँ होती है और कानून जो होते हैं वो उसको प्रभावित करते हैं। यानी जो भी नीतियाँ और कानून जो बनते हैं वो उनको जो है ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं, यानी उनको लाभ पहुँचाते हैं। और फिर आगे क्या कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार के लिए फिर यह जो है खतरा साबित होता है, जो नीतियाँ उनके लिए बनाई जा रही है और उनको ध्यान में रख करके बनाई जा रही है। और आगे देखो क्या कर रहा है, मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेष अधिकार जैसी अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। क्या कर रहा है, मार्क्सवादी और जो समाजवादी विचारधाराएं हैं वो क्या कर रहे हैं कि जो आर्थिक असमानताएं होती है ना वो समाज में जो है एक रुतबा बनता है उससे, और विशेष अधिकार जैसे जो अन्य तरह की जो असमानताएं वो बढ़ावा देती है उसको। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत है। ऐसे विचार विवादास्पद हो सकते हैं कि लेकिन उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जिनके समाधान करने की जरूरत है। क्या करा फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि इसके इसलिए फिर क्या होता है कि समाज में असमानता से हमें निपटने के लिए हमें जो है समान अवसर लोगों को उपलब्ध कराने होंगे। ठीक है। और ऐसे आगे कहता है कि आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण जो होता है ना उसको भी जो है हमें यानी नियंत्रण को हमें कम करना होगा। ठीक है। और आगे देखो क्या कर रहा है, अगर हम शिक्षा में असमानता की यहाँ बात करें तो देखो क्या कर रहा है, नीचे दी गई तालिका में विभिन्न समुदायों की शैक्षिक स्थिति से कुछ जुड़े हुए आंकड़े दिए गए हैं। इन समुदायों की शैक्षिक स्थिति में जो अंतर है वो क्या महत्वपूर्ण है, क्या इन अंतरों का होना केवल एक संयोग है या अंतर जाति व्यवस्था के असर की ओर संकेत करते हैं। आप जहाँ जाति व्यवस्था के अलावा किन कारणों को प्रभाव देखते हैं। शहरी भारत में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदाय में असमानता, यानी मित्रों जो उच्च शिक्षा में यानी जो जातिगत समुदाय है उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो देखो क्या कर रहा है कि अनुसूचित जाति जो होती है यानी ऐसी जो जाति होती है उसमें 1000 लोगों में 47 लोग ऐसे हैं, 47 जो है एक ऐसे विद्यार्थी हैं जो स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं। मुसलमानों में 61 हैं, हिंदुओं में 86 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में 109 है।
ईसाइयों में 237 हैं और सिखों में 250, हिंदुओं में 253 हैं और अन्य धार्मिक समुदाय में 315 और अखिल भारतीय औसत 155। यानी मित्रों अगर हम देखें ना तो एक ऑन एवरेज हम अगर देखें तो 1000 लोगों में जो है 155 लोग जो है स्नातक पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे असमानताएं नजर आ रही है अलग अलग समुदाय में, अलग अलग धर्मों में और अलग अलग जातियों में। आगे फ्रेंड्स अपन क्या करें, देखो ये कह रहा है कि वाद विवाद की अगर चर्चा करें कि महिलाओं को सेना की लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पदों पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मित्रों। और हमने जो है अब ये ऐसा यानी हमने प्रावधान के माध्यम से भी अब ऐसा किया है। आगे फ्रेंड्स देखो क्या करें कि यूएसए में नस्लीय असमानता, यानी यूएसए में जो है नस्ल के आधार पर जो है वहाँ पे असमानता देखने को मिली है। क्या करें, यूएसए में नस्लीय असमानता के बारे में और भी खोज करें, हमारे देश में कौन कौन से समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार हैं। अमेरिका में इस असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की नीति अपनाई गई, क्या उनके अनुभव से कुछ सीखा जा सकता है, क्या उन्होंने भी हमारे अनुभव से कुछ सीखा है। ठीक है, तो एक यूएसए में असमानता की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो आगे क्या कहते हैं, उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंद्विता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए राज्य को स्थापित करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है। उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाया नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। यानी मित्रों अब यहाँ पे उदारवादी विचारधारा की बात की जा रही है कि उदारवादी जो समाज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये संसाधन होते हैं, जितने भी संसाधन हमारे हैं और जितना भी हम उन संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो उन संसाधनों का हम जो है लाभांश का वितरण हम करते हैं उचित तरीके के माध्यम से। ठीक है, और अगर हम जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक राज्य में समानता स्थापित होगी। और आगे ये कहता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धाई समाज में जो है एक जो लाभांश है उसका वितरण कार्य कर सकती है। और उदारवादी ये मानते हैं कि जब तक स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तब तक जो असमानता है वो कम नहीं होगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों को बढ़ावा देने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें जो है लोगों को जो है एक प्रतिस्पर्धा यानी स्वतंत्र उनको अधिकार में देने होंगे ताकि एक समाज में एक कॉम्पिटिटिवनेस एक बनी रहे। ठीक है, और सभी को जो है अवसर फिर प्राप्त होते रहें। आगे देखो क्या करें, उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है। बिल्कुल सही बात है मित्रों कि नौकरियों में नियुक्ति की बात की जाती है, शैक्षणिक संस्थाओं में अगर हम जो चयन की बात करते हैं तो फिर वहाँ हम जो एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, यानी सभी को फिर वहाँ हमने जो है एक कॉम्पिटिटिवनेस का जो है अधिकार दिया, यानी प्रतिस्पर्धा फिर वहाँ होती है और एक जो है प्रतियोगिता वहाँ लेते हैं, फिर उसके माध्यम से हम चयन करते हैं। उदाहरण स्वरूप अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि अगर अपन बात करें जबकि उनके लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि हम नामांकन की बात तो करते हैं स्कूलों में या अन्य किसी पाठ्यक्रम में, जबकि प्रवेश के लिए उनके लिए जो है कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। यानी मित्रों जनसंख्या इतनी है कि भारत में कि हमें जो है फिर वहाँ पे एग्जाम लेना पड़ता है और समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों और प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप भी किया है ताकि हर प्रत्याशी को इस स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। यानी मित्रों क्या करें कि अगर हमारे देश में या कहीं भी अगर सीमित सीटें हैं तो फिर उनको जो है हम कैसे बांटेंगे, तो हम जो है एक एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं और उसके माध्यम से जो है हम सभी को समान अवसर देते हैं कि भैया हाँ सभी को हमने समान अवसर दिया है। अगर आप में इतना बुद्धि है या विवेक है तो आप जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए और जो आप जो है जो भी यानी जिस भी कॉलेज में या जिस भी एग्जाम में आप प्रवेश यानी जिस भी एग्जाम में आप जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप उसको जो है फिर एग्जाम को क्लियर कीजिए। आगे देखो क्या कह रहे हैं कि समाजवादियों से उलट उदारवादी नहीं मानते कि इस राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे से अनिवार्यतः जुड़ी होती है। मित्रों क्या करें कि उदारवादी जो है ना वो यह नहीं मानते कि जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं तो वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी समाजवादी तो मान रहे हैं कि तीनों जो असमानताएं वो जुड़ी हुई है, लेकिन उदारवादी असमानताएं को जुड़ा हुआ नहीं मान रहे। उनका मानना है कि इसमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। यानी मित्रों क्या करें कि ये कह रहे हैं आगे कि जो समाजवादी है और जो उदारवादी हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि लोकतंत्र जो है
वो राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार साबित होता है। ठीक है, यानी जिस देश में लोकतंत्र है वहाँ सभी लोगों की समान भागीदारी है, चाहे चुनावों के माध्यम से हो या नीतियों के निर्माण के माध्यम से। तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि लोकतंत्र जो होता है ना, वो समानता के अधिकार सभी को सुनिश्चित करता है। और आगे कहता है कि जो उदारवादी जो है ये मान रहे हैं कि, यानी उदारवादी जो है क्या मानते हैं कि असमानता जो है अपने आप में समस्या नहीं है, ठीक है, बल्कि वे ऐसी किसी भी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या मानते हैं जो लोगों को अपनी व्यक्तिगत क्षमताएं विकसित करने से रोकती है। यानी मित्रों, अगर मान लो ऐसी समस्याएं जो लोगों को अपनी जो पर्सनल जो क्षमताएं विकसित करने से अगर रोक रही है, तो फिर वो क्या है, वो असमानता हमारी नज़र आती है। ठीक है, और मित्रों अगर अपन आगे यहाँ पे बात करें नारीवाद की, तो नारीवाद की अपन चर्चा करते हैं, यानी फेमिनिज्म की अपन यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकार का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। यानी नारीवाद से मतलब क्या है कि स्त्री और पुरुष जो है वो समान है, सभी को समान अधिकार है, जितना काम पुरुष कर सकता है उतना काम महिलाएं भी कर सकती है। तो इसका मतलब होता है नारीवाद। ठीक है, वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और नहीं आवश्यक। यानी मित्रों, कौन जो है नारीवादी कहलाते हैं, तो कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति नारीवादी कहलाते हैं कि जो ये मानते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानताएं हैं ना, वो प्राकृतिक नहीं है और नहीं ये आवश्यक है, ये तो समाज ने बनाई है। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री और पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हम जो ये असमानता हमारे देश में बनाई हुई है, ठीक है, समाज के द्वारा जो गढ़ी हुई है, चाहे अन्य प्रथाओं के माध्यम से हो या पुराने समय में जितनी प्रथाएं चल रही थी, आज भी जितनी रीति रिवाज चलते हैं, या जितनी भी पितृसत्तात्मकता की अगर अपन बात करें, तो इन सभी को हम जो है बदल करके जो है हम, यानी जो असमानता है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि जो नारीवाद क्या कहते हैं, नारीवादी ये कहते हैं कि जो स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है ना, उसका क्या कारण है, उसका कारण है पितृसत्तात्मकता। आप आगे देखो क्या करें, पितृसत्ता से आशय है एक ऐसी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था से जिसमें पुरुष को स्त्री से अधिक महत्व और शक्ति दी जाती है। यानी मित्रों पितृसत्तात्मकता का यह मतलब बताया जा रहा है कि पितृसत्तात्मकता का मतलब यही होता है कि अगर मान लीजिए किसी परिवार में अगर निर्णय कोई भी होगा तो वो पुरुष के माध्यम से लिया जा रहा है, तो उसका मतलब है उस परिवार में पितृसत्तात्मकता है। ठीक है, यानी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या कोई सी भी निर्णय हो तो उसमें जो स्त्री से पूछा नहीं जा रहा। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है। यही भिन्नता समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। पितृसत्तात्मक मतलब क्या मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि पुरुष और स्त्री है ना, वो अलग अलग है और यह असमान स्थिति जो है यानी पुराने समय से और कालांतर से जो है ये स्थिति बनी हुई है। नारीवादी इस नज़रिए पर सवालिया निशान लगाते हैं। इसके लिए वे स्त्री पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के अंतर पर आग्रह करते हैं। जैविक या लिंग विभेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समाज जनित है। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी सेक्स और जेंडर में अगर अपन चर्चा करें, यानी सेक्स और जेंडर में क्या अंतर होता है, तो सेक्स का मतलब होता है कि यानी जो हमने जन्म के माध्यम से हमारा कौन सा लिंग है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है एक जैविक विभेद है। ठीक है, और जो हम जेंडर की बात करते हैं ना, लैंगिकता की अपन बात करें कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है, या नर या मादा है, तो ये जो है ना, ये हमने समाज के द्वारा क्रिएट किया है। और ये जो सेक्स है, ये एक जो जैविक विभेद है, यानी जन्म के माध्यम से ये विभेद है। और इसे यूँ भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरतें मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज करता है। क्या करें मित्रों कि मनुष्य जो जन्म लेता है ना, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की कि नर या मादा के रूप में जो हम यानी नर और मादा के रूप में जो हम अंतर करते हैं ना, वो है सेक्स। ठीक है, वो है यानी वो जैविक विभेद है। लेकिन औरत या मर्द का जो हमने डिस्कशन कर दिया, औरत और मर्द का जो हमने डिफरेंस बता दिया, तो उसको हम कहते हैं वो है जेंडर। ठीक है, तो सामाजिक भूमिकाओं को हम देखते हैं, यानी इनको समाज ने गढ़ा है। उदाहरण के लिए जीव विज्ञान का एक तथ्य है कि केवल औरत ही गर्भाधारण करके बालक को जन्म दे सकती है, लेकिन जीव विज्ञान के तथ्य में यह निहित नहीं है कि जन्म देने के बाद केवल स्त्री ही बालक का लालन पालन करे। नारीवादियों ने हमें सिखाया कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने नहीं समाज ने पैदा किया। बिल्कुल सही बात है मित्रों, नारीवादियों ने यह बात हमें बताई है कि जो हमने डिफरेंस किया ना स्त्री और पुरुष में, वो हमने खुद किया है, समाज ने किया है। ठीक है, ये जो है प्रकृति प्रदत्त नहीं है या ये नैसर्गिक नहीं है। आगे देखो क्या करें, आगे कहता है पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया से। मित्रों महिलाएं जो होगी घर का काम करेगी और पुरुष जो है वो बाहरी काम करेगा, यानी बाहर कमाने जाएगा। तो ये जो हमने विभाजन कर दिया काम का। आगे देखो क्या करें, नारीवाद इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं कि उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती है, इसलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में भी कार्यरत हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है।
नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधों पर दोहरा बोझ बताते हैं। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच ये विभेद और समाज या व्यक्ति के द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता की सभी रोकों को मिटाया जा सकता है और मिटाया जाना भी चाहिए। क्या करें मित्रों, ये कह रहे हैं कि जो महिलाएं यानी महिलाएं काम करेगी घर का और पुरुष जो बाहर का काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने काम का विभाजन कर दिया। अब देखो ये आगे क्या कहते हैं कि दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां क्या करती है, अब जो है उन्होंने अपनी बात यानी वो आगे बढ़ करके आई और बाहर के क्षेत्रों में भी काम करने लगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उन पर अब दोहरा बोझ पड़ गया। एक तो वो घर का काम करेंगी और घर का काम करने के बाद वो जो है बाहर का काम भी करने चाहिए, नहीं वो किसी सर्विस में या नौकरी करने के लिए जाती है तो वो भी काम करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उनके ऊपर दोहरा बोझ पड़ा है। लेकिन फिर भी जो है मनुष्य ऐसा है यानी पुरुष ऐसा है कि उसके जो काम को महत्व नहीं दे रहा। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो हमने विभेद किया है, ठीक है, समाज के द्वारा जो हमने विभेद किया है, लैंगिक असमानता को जो हमने बनाया है उसको हम मिटा सकते हैं और हम इसको मिटाना भी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमने बात की नारीवाद की, यानी स्त्री और पुरुष के बीच जो विभेद किया जाता है उसके बारे में हमने जो है डिटेल से यहाँ डिस्कशन किया कि नारीवादी बताते हैं कि हम जो है स्त्री और पुरुष को में बराबर मानना चाहिए। आप देखो क्या करा आगे। और फ्रेंड्स अब हम आगे चर्चा करते हैं कि हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। यानी मित्रों अगर हमें समानता को बढ़ावा देना है तो हम कैसे देंगे। तो देखो अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीकों के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच के कुछ बुनियादी मतभेदों पर चर्चा की गई, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीति आवश्यक होगी। खास तौर से सोचना है कि क्या समानता लाने के उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है। इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है। इस विषय पर अगले खंड में चर्चा करेंगे। क्या करें मित्रों कि अगर हमें समानता को बढ़ावा देना है, हमें सभी को समान आर्थिक राजनीतिक जो है सामाजिक न्याय मिले, ठीक है, और सभी को समान अवसर उपलब्ध हों, तो इसके लिए जो है हमें कौन सी नीति अपनानी चाहिए, कौन से हमें सिद्धांत अपनाने चाहिए, तो इस पर जो है वर्तमान में भी और बहुत से समय से ही विवाद चल रहा है। और आगे क्या कहते हैं कि औपचारिक समानता की स्थापना के लिए हम क्या करेंगे। तो देखो क्या कर रहा है, समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेष अधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। मित्रों अगर हमें समानता लानी है तो हमें असमानता को समाप्त करना होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हमें असमानता को समाप्त कर देंगे, हम विशेष अधिकारों को समाप्त कर देंगे तो अपने आप ही समानता स्थापित हो जाएगी। दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक असमानता को कुछ रीति रिवाजों और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रीति रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों को आनंद उठाने से रोका जाता था। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि दुनिया भर में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो असमानताएं हैं उसके कारण जो है रीति रिवाज और कानूनी असमानताओं को उन्होंने संरक्षित किया है और इन रीति रिवाजों या कानूनों के द्वारा जो है तमाम किस्म के जो अवसर हैं और लाभों को उठाने से लोगों को रोका गया है। बहुत सारे देश में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा गया। बिल्कुल सही बात है। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था नहीं थी, जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवार के लोगों को ही सर्वोच्च पदों तक पर यानी कुछ देश में केवल कुछ खास परिवार के लोग ही सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। तो यानी मित्रों इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो ये असमानता यहाँ पे हमें देखने को मिलती है कि महिलाएं जो है किसी विशेष काम को नहीं कर सकती थी। हमने जो है मताधिकार नहीं दिया लोगों को और जो जाति व्यवस्था है भारत में वो जो है एक बहुत ही घिनौना रूप बनकर के आई। तो इस प्रकार से जो है असमानता हमारे यहाँ देखने को मिलती है। और आगे हम चर्चा करें कि समाजवाद की हम कुछ चर्चा कर लें कि समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। यह खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी व्यवस्था से पैदा हुई, उसके बाद तक बनी रही। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना है और संसाधनों का न्यूनतम बंटवारा है। यानी मित्रों क्या करा है, समाजवादी विचारधारा मतलब यही है कि समाजवाद का मतलब हम देखते हैं कि जो संसाधन जितने भी होंगे भारत में या किसी भी देश में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का सभी में समान रूप से अगर मान लीजिए वितरण हो रहा है, बंटवारा उनका समान रूप से हो रहा है, असमानताएं वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब उस देश में समाजवाद है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ तो नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। मित्रों क्या कह रहा है, समाजवाद जो होते हैं वो पूंजीवादी के जो है विपरीत होते हैं। यानी पूंजीवाद क्या करते हैं, पूंजीवादी विचारधारा ये है कि जितने भी संसाधन है उस पर जो है निजी स्वामित्व होगा, सरकार उस पर कोई नियंत्रण नहीं करेगी। लेकिन समाजवाद का मतलब ये होता है कि समाजवाद जो होते हैं उसमें सरकार का नियंत्रण होता है किस पर, सरकारी नियमन पर या आधारभूत क्षेत्रों में जितने भी यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सेवा है, यानी जो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसमें जो है समाजवाद यानी सरकार का उस पर जो है नियंत्रण होता है। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। यानी मित्रों समाजवादी चिंतक थे भारत में राम मनोहर लोहिया जी, उन्होंने जो है क्या कहा कि 5 असमानताओं के बारे में उनको बताया है
कि इन 5 असमानताओं के विपरीत हमें जो है लड़ना होगा। स्त्री पुरुष की असमानता है, चमड़ी के रंग के आधार पर जो असमानता हम देखने को मिलती है। जातिगत असमानता भी है, कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन और निस्संदेह आर्थिक असमानता है। यानी राम मनोहर जी लोहिया 5 प्रकार की असमानताओं की चर्चा कर रहे हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जो विभेद है, ठीक है, रंग के आधार पर जो हम असमानता देखते हैं, जातिगत भी असमानता है। ऊँची ऊँची जातियों को हम जो है अच्छा स्थान देते हैं, अच्छा आदर देते हैं, नीची जातियों के लोगों को हम जो है छुआछूत करते हैं या अन्य स्थानों पर जो उनको जाने नहीं देते। और यह आज स्वयं प्रमाणित धारणा लग सकती है कि लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता है था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है, जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरी असमानताएं गौण है या आर्थिक असमानता का खात्मा होते ही वे स्वतः खत्म हो जाएंगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उन सबके खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने होंगे। उन्होंने एकांकी क्रांति की बात नहीं कही, लेकिन उनके लिए उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांतियां। उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियों को शामिल किया, व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ, नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति और अहिंसा के लिए, और सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। यही सप्त क्रांतियाँ थी जो लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। क्या करें फ्रेंड्स, कुल मिलाकर यहाँ बात जो है असमानता को खत्म करने की जा रही है कि राम मनोहर जी लोहिया उन्होंने 5 असमानताओं की बात की, इसके अलावा उन्होंने 2 और असमानताओं को समाप्त करने के लिए जो है क्रांति करने की कोशिश की कि अन्यायपूर्ण जो अतिक्रमण होता है व्यक्तिगत जीवन पर, उसके खिलाफ हम क्रांति करेंगे और सत्याग्रह के पक्ष में जो है हम क्रांति करेंगे। तो इस प्रकार से जो मित्रों हमने यहाँ बात की कि हमें जो है अगर असमानता को समाप्त करना है तो हमें जो क्रांति भी करनी होगी। आगे देखो क्या करें, समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि ये सभी निषेध या विशेष अधिकार का अंत किया जाए। क्योंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसलिए जरूरी होगा सरकार और कानून असमानता की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करे। यानी मित्रों क्या करा है, अगर हमें समानता लानी है, किसी भी देश में समान अधिकार देने हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देना है या लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना अगर हमें करनी है, तो जो असमानता हमारे देश में पनपी है या किसी भी देश में है उनको हमें समाप्त करना होगा। ठीक है, और सरकार और कानून जो है इनको जो यानी सरकार जो है वो कानून के माध्यम से असमानता को संरक्षण देना बंद करना होगा। हमारा संविधान ने यह भी किया है। संविधान धर्म, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव करने का निषेध करता है। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी अंत करता है। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर चुकी है और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग पर ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के समक्ष एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया है। क्या करें मित्रों, हमारे भारत के संविधान की बात की जा रही है कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने समानता का अधिकार दिया। ठीक है, और आगे कहते हैं कि हमने अनुच्छेद 17 के माध्यम से छुआछूत का भी अंत किया, अस्पृश्यता का हमने अंत किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है समानता लोगों के बीच बांटी है और समानता का अधिकार हमने लोगों को दिया है। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे विभेदक बर्ताव द्वारा समानता, यानी जो हम भेदभाव के आधार पर यानी भेदभाव रूपी जो हम बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, तो उसके माध्यम से कौन कौन सी असमानताएं उभर करके आती है। तो जैसा कि हम देख चुके हैं, समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं। कभी कभी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकार का उपभोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। क्या करा मित्रों, ये करा है कि समानता का जो सिद्धांत है उसको हमें जो है सत्य रूप में यानी जो हमें वास्तविक रूप में उसको अगर हमें बदलना है तो हमें क्या है, हमें जो एक कानून की आवश्यकता है, लेकिन वो कानून पर्याप्त नहीं है। कभी कभी हमें यह भी देखते हैं कि अगर हमें समानता सुनिश्चित करनी है ना, तो हम समान अधिकार को यानी सभी लोग समान अधिकार का उपभोग करें, इसके लिए हम जो अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग बर्ताव भी करते हैं। इस उद्देश्य से लोगों के बीच कुछ अंतरों को ध्यान में रखना होता है। उदाहरण के लिए विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर विशेषकर ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवन में प्रवेश का समान अधिकार मिल सकेगा। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत हो सकती है, इससे उसको काम के समान अधिकार की सुरक्षा हो सकी। समानता की कटौती इन्हें नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में भी देखा जाना चाहिए। यानी मित्रों वो बात जो हम कर रहे थे कि हम समानता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, तो उसी की बात यहाँ पे निखर करके आ रही है, उभर करके आ रही है कि हम क्या करेंगे कि अभी हमने जो चर्चा की कि समानता का अधिकार में अगर लोगों को देना है तो किसी विशेष जो वर्ग हैं उनको जो है हमें कुछ विशेष अधिकार भी फिर देने पड़ते हैं समानता के अधिकार को लागू करने के लिए। कि विकलांग मान लीजिए दिव्यांग लोग हैं तो उनके लिए जो है हमने अलग से रास्ते बना दिए, और मित्रों उनके लिए ज़रूरत भी है, तभी तो वो जो है एक मुख्य धारा में लोगों के शामिल होंगे। और कहते हैं कि जो रात में जो महिला कॉल सेंटर में काम करने जाती है तो उसको भी जो फिर विशेष सुरक्षा हमें देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से फिर ये जो मुद्दा होता है ना, ये फिर असमानता नहीं होती। जो हमने विशेष वहाँ सुरक्षा दी है तो ये असमानता नहीं है, समानता ही है। ठीक है, और आगे क्या कहता है मित्रों, कह रहा है कि
ये देखो यहाँ पे एक कार्टून बताया जा रहा है। बिल्कुल साफ सुथरे चयन को सुनिश्चित करने के लिए आप सबको एक जैसा टेस्ट देना होगा। आप सबको उस पेड़ पर चढ़कर दिखाना है मित्रों। ये कह रहा है एक पुरुष इन सभी पशुओं से, इन सभी जानवरों से कि आपको जो है एक, यानी जो प्रतिस्पर्धा की बात की जाती है कि आपको जो एक टेस्ट देना होगा, आपको एक पेड़ पर चढ़कर दिखाना है। अब मित्रों यहाँ पे जो पक्षी हैं, यानी जो पक्षी हैं और जो बंदर वगैरह हैं वो तो चढ़ कर दिखा देंगे, लेकिन हाथी कैसे चढ़ेगा? तो यहाँ पर जो असमानता की बात निकल कर आती है। तो आगे देखो क्या करें, किस तरह के विविध अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करते हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां बनाई जानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की नीति अपनाई। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझाने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों और उठाए गए कुछ मुद्दों को भी समझेंगे। यानी मित्रों फिर यहाँ पर चर्चा की जाती है कि हम जो है समानता का अधिकार हम लोगों को देंगे, तो समानता को बढ़ाने के लिए हम जो है क्या नीतियाँ अपना सकते हैं। और जो हमने भारत में आरक्षण का जो हमने प्रावधान किया, ठीक है, सभी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, ठीक है, तो जब जो दबे कुचले वर्ग थे उनको जो है समाज की मुख्य धारा में हमने जोड़ा आरक्षण के माध्यम से, तो फिर वो जो हमने समानता फिर वहाँ पे दिखाई है। सकारात्मक कार्रवाई की बात करें, सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। मित्रों कानून ने औपचारिक समानता स्थापित तो कर दी, लेकिन क्या वास्तव में समाज में समानता में देखने को मिल रही है? ठीक है, तो उसका जो हमें विचार करने भी, यानी उस पर भी हमें जो विचार करना होगा। और असमानता को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। मित्रों असमानता हमें समाप्त करनी है, तो जो असमानता, यानी जो असमानता जिन कारणों से बढ़ती है उन कारणों को हमें जो है समाप्त करना होगा। इसलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीतियाँ अतीत की असमानताओं के संचयी दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है। मित्रों क्या करा है, हम जो है असमानता को समाप्त करने के लिए हम फिर सकारात्मक कार्रवाई भी करते हैं। सकारात्मक कार्रवाई के कई रूप हो सकते हैं, जिसमें वंचित समुदाय के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाएं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां हो सकती है। क्या कह रहा है कि अगर हमें सकारात्मक कार्रवाई करनी है, हमें समानता का अधिकार सभी को देना है, समान अवसर हमें सभी को उपलब्ध कराने हैं, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हमें सभी को देना है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सभी को जो है कुछ वर्गों को जो वंचित समुदाय के हैं उसको हम जो है विशेष जो है सुविधाएं देते हैं, जैसे छात्रवृत्ति हम देते हैं, हॉस्टल जैसी सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करवाते हैं फ्री में। और अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमने नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण स्थान या कोटा की नीति को अपनाया। ठीक है, यानी मित्रों आरक्षण का प्रावधान भी हमने किया फिर शैक्षणिक संस्थाओं में, और यह नीति बहुत विवाद और असहमति का केंद्र रही है। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई है कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। क्या मित्रों यहाँ बात की जा रही है, वही जो लोक कल्याणकारी राज्य की यहाँ पे बात की जाती है कि हमें अगर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करनी है, ठीक है, जहाँ पे सभी को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिले, ठीक है, सभी को स्वतंत्रता हो, समानता का अधिकार सभी को मिले, सभी को समान अवसर मिले, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसी जो है विशेष वर्ग है, जो वंचित समुदाय है, ठीक है, जो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, ठीक है, जो दबे कुचले वर्ग हैं, उनको फिर जो है अलग से हम विशेष अधिकार विशेष सुविधाएं हम उनको देते हैं ताकि वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। ठीक है, और लोगों को समानता के आधार पर जो है हम उनको फिर समानता के अवसर उपलब्ध कराते हैं। और सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय तक अवधि तक चलने वाला तदर्थ उपाय माना गया। इसके पीछे मान्यता यह थी कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वरीयताओं से उबरने में सक्षम बनाएगा और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। क्या करें मित्रों, ये बात करें कि जो हमने समानता को स्थापित करने के लिए जो हमें विशेष अधिकार दिए, विशेष हमने सुविधाएं दी किसी खास वर्ग को, जो आरक्षण का प्रावधान हमने किया, तो फिर जो लोग इस पर जो है सवाल या निशान उठाने लग गए हैं कि क्या जो हम विशेष बर्ताव किसी लोगों के साथ कर रहे हैं तो क्या ये जो है न्यायपूर्ण है। ठीक है, तो क्या ये जो विभेदकारी बर्ताव हम लोगों से कर रहे हैं क्या ये हमें और अधिक समानता की ओर ले जाएगा। तो ये इस प्रकार से जो है फिर सवाल भी यहाँ पे खड़े होते हैं। सकारात्मक विभेदीकरण खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका मानना है वंचितों को उच्च शिक्षा या नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि यह मनमानी तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार को।
जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं, तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों और भी मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशिष्टताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण, जो समाज को विभाजित करती है। क्या करें मित्रों, वही जो विशेष प्रावधान हम लोगों के लिए कर रहे थे कि आरक्षण का भी हमने प्रावधान किया, तो वहाँ जो है आलोचक फिर इसकी आलोचना कर रहे हैं कि जो आरक्षण का हमने प्रावधान किया जी, कि उच्च शिक्षा या नौकरियों में हम आरक्षण लोगों को देंगे, किसी विशेष समुदाय या विशेष जाति के लोगों को, तो ये जो है आलोचक कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि ये जो अन्य समुदाय हैं, ठीक है, उनके अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, समानता उससे फिर स्थापित नहीं हो पाती, ठीक है। तो इस प्रकार से आरक्षण को यहाँ गलत बताया जा रहा है। तो आगे हम बात करें तो आगे देखो क्या कर रहा है, आगे हम चर्चा कर रहे हैं इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा, क्या कर रहा है मित्रों, इस बहस की रोशनी में यह प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए। क्या करें मित्रों, कह रहा है कि जो भी हम शिक्षण संस्थाओं में भाग लेंगे तो जो एक एग्जाम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, समानता के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, और सभी को रोजगार पाने का भी अधिकार है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धी एग्जाम होना चाहिए। जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो, तब वंचित समुदायों के लोग आलापकारी स्थिति की शिकार हो सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली श्रेणी से आते हैं, अर्थात इनके माता पिता और पूर्वज ऐसे शिक्षित रहे हों, अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के मामलों में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होते हैं। दलित, स्त्री या वर्जना और वंचिता के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने हेतु राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए। इन नीतियों से और उन्हें अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिलना पड़ेगा। क्या करें मित्रों, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें समानता स्थापित करनी है ना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो है सभी को समान अवसर हमें उपलब्ध कराने होंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का या लड़की है, उसके माता पिता अनपढ़ हैं, और वो लड़के या लड़की यानी वो लड़का और लड़की ऐसे हैं कि उनकी पीढ़ी में वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर जो यानी जो अन्य लोग होते हैं जिनके माता पिता भी पढ़े हुए होते हैं और बच्चे भी जो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, तो वो जो बच्चे हैं ना, वो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो फिर उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें विशेष सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमें जो है उन लोगों को कुछ विशेष सहायता उपलब्ध करानी है, तो हमें कुछ सामाजिक नीतियाँ भी बनानी चाहिए। और तथ्य यह है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था, उनसे बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली है। क्या करा मित्रों, ये कह रहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी सुविधाएं लोगों को देनी चाहिए थी भारत सरकार के द्वारा भारत में, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो किया गया, जो भी नीतियाँ, जो भी कानून बनाए, जितनी भी सुविधाएं हमने दी वो बहुत कम दी है, ठीक है। और स्कूली शिक्षा के माध्यम, तो स्कूली शिक्षा में अगर हम अपन बात करें तो बहुत वहाँ पे असमानताएं हमारे को देखने को मिल रही है। कह रहा है ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल की जाने की संभावना बहुत कम है। यदि उन्हें अवसर भी मिल गया तब उन्हें स्कूल के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होता। और खासकर अभिजात वर्गीय स्कूलों की सुविधाओं की तुलना में ये बच्चे कुछ असमानताओं के साथ स्कूल में प्रवेश कर लेते हैं। ये असमानता उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावना पर लगातार चोट पहुंचाती रहती है। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश करने में बाधाओं का सामना करते हैं, क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी साधनों का अभाव होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अधिक विशेष अधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यानी मित्रों, ये बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में तो इतनी असमानता है कि एक तो महंगी शिक्षा व्यवस्था है, ठीक है, शिक्षा का बाजारीकरण है, ठीक है, और शिक्षा में असमानता हमें को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो गरीब बच्चे हैं वो इतना नहीं पढ़ पाते, और अगर मान लीजिए वो पढ़ने भी जा रहे हैं तो जो उनकी असमानताएं हैं, ठीक है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही। और अगर मान लीजिए वो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उनके पास फीस नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि वो फीस भर सकें। और अभिजात जो वर्ग है, जो उच्च वर्ग है, उनके पास ज़्यादा पैसा होता हो तो अच्छे पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं, अच्छे पदों पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर फिर हमारे जो है असमानता देखने को नजर आती है। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती है। सही है, अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं। समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में भी है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए, या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो सके। वंचित कौन है, इसे परिभाषित कैसे करते हैं। यानी मित्रों, फिर आगे यहाँ बात की जाती है कि जो नीतियाँ राज्य सरकारें या केंद्र की सरकारें बनाती है, ठीक है, लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए, तो उन नीतियों को भी जिम्मेदार यहाँ पे बताया जा रहा है असमानता को बढ़ाए जाने के लिए, ठीक है। और कहते हैं कि क्या वंचित समुदाय को हमें आरक्षण दिया जाना चाहिए।
यानी कुछ स्थानों के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, या फिर उन्हें कम उम्र से ही कुछ विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि जो वंचित कौन है ना, इस वंचित की भी परिभाषा दे रहे हैं कि कौन वंचित होगा, यानी किसके पास जो है अधिकार नहीं है। कह रहा है क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए, जाति के आधार पर या सामाजिक असमानताओं के आधार पर। यानी मित्रों कौन वंचित है, जिनके किसके पास अधिकार नहीं है, किसके पास जो है समान अवसर उपलब्ध नहीं है, तो उसी की यहाँ पे परिभाषा हमसे पूछ रही है कि क्या अगर अपन वंचितों की परिभाषा दें, वंचितों को अगर अपन पहचाने तो क्या जाति के आधार पर पहचानेंगे या आर्थिक आधार पर या सामाजिक असमानता के आधार पर। ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। और अंततः हम जो भी नीतियाँ चुनते हैं उन्हें सबके लिए समानतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव करने की जरूरत हो सकती है। और आगे कहते हैं लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना भी होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानी पूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। चूंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव, जाति व्यवस्था और रंगभेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। क्या करा फ्रेंड्स, मित्रों ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए हमें समता का यानी समानता का अगर अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं ना, और हम किसी विशेष वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं अगर हम दे रहे हैं, तो यानी अगर हमने विशेष सुविधाएं लोगों को दी है तो उसका जो है कारण, एक उचित कारण हमें सिद्ध करना होगा। ठीक है। और कहते हैं कि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव, जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग नहीं थे। क्या कह रहा है, अलग अलग समुदायों के अलग अलग बर्ताव, जाति व्यवस्था और रंग भेद के अंग थे, इसलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए सावधान रहते हैं। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए हैं। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम पाने के लिए अधिकार की मांग की, जैसे अधिकार पुरुषों के हासिल थे। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि आगे जाकर के फिर महिलाओं ने भी अपने अधिकार के लिए जो है आगे जाकर के महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया, चाहे मताधिकार की बात हो या स्कूलों में या कॉलेजों में जो है डिग्री पाने का अधिकार हो। हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश लिया, उन्होंने महसूस किया कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है। ठीक है। उदाहरण के लिए उन्हें मातृत्व, अवकाश और कार्यस्थल पर बलवाड़ी जैसे प्रावधान की आवश्यकता थी। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे न तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकती और न ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेगी। दूसरे शब्दों में पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें कई बार एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती थी। क्या कह रहा है मित्रों, ये कह रहा है कि महिलाओं को एक विशेष बर्ताव की जरूरत होती है, क्योंकि वो घर का काम भी करती है और बाहर अगर काम करने जाती है तो उनको जो मातृत्व अवकाश जो है वो भी दिया जाना चाहिए। और मित्रों सरकार ने फिर काम भी किया कि मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 सरकार लेकर के आई, और उसके माध्यम से सरकार ने जो है मातृत्व लाभ की यानी मातृत्व अवकाश का जो है प्रावधान किया। तो ये आगे बातें की जाती है। और आगे कहते हैं कि जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और ये जानते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव एक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसा कि शेष समाज। हालांकि ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संभावनाओं को जन्म न दे, अथवा यह विशेष बर्ताव समाज में विशेष अधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला एक और प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य औचित्य, एक न्यायपरक और समतामूलक समाज का बढ़ावा देने के लिए माध्यम के अलावा कुछ और नहीं है। क्या कह रहा है मित्रों, आगे अंतिम जाकर के ये निष्कर्ष के तौर पर हमें बता रहा है कि अगर हमें समानता स्थापित करनी है ना, तो हमें अगर मान लीजिए हमने समानता स्थापित करनी है और हम जो है किसी विशेष वर्ग को कुछ विशेष सुविधाएं, विशेष बर्ताव, कुछ विशेष अधिकार हमको दे रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है हमें उसी आधार पर देना चाहिए कि ये जो अधिकार हम दे रहे हैं आगे जाकर के जो है असमानता का कारण तो कहीं नहीं बन जाएगा। यानी हमने उनको अधिकार दे दिया, विशेष अधिकार, और उनको ये अधिकार इतने मिले कि वो जो है एक ऊंचे पदों पर और उच्च वर्चस्व उनका हो गया, और फिर जो है उनसे यानी वो उच्च वर्ग में शामिल हो गए और अन्य जो थे वो नीचे वर्ग में आ गए। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है असमानता तो कहीं नहीं पनपेगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें अगर समानता देनी है ना, तो हम जो उसका उचित कारण सिद्ध करेंगे, और समानता हमें इतनी ही देनी है कि एक समतामूलक और शोषण मुक्त समाज जो है वो बन सके और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके, जहाँ सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, विश्वास की उपासना यानी उनको जो है समानता का अवसर मिले। ठीक है। समता का अधिकार सभी को हो। तो इस प्रकार से मित्रों आज का हमारा चैप्टर जो था समानता के बारे में वो कंप्लीट हुआ। डिटेल से हमने डिस्कशन किया कि समानता क्या होती है, समानता को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, और असमानताओं की हमने डिटेल से डिस्कशन किया। आर्थिक असमानता के बारे में हमने जाना, सामाजिक और राजनीतिक असमानता के बारे में हमने जाना। ठीक है। और हमने नारीवादी विचारधारा के बारे में भी जाना कि स्त्री और पुरुषों को जो है समान रूप से देखा जाना चाहिए। और इसके अलावा हमने जो है
जो स्त्री और पुरुष में जो भेद किया जाता है, चाहे जेंडर के आधार पर, चाहे सेक्स के आधार पर, उसके बारे में हमने अंतर जाना। तो आशा करता हूँ मित्रों आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और मित्रों मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी यानी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी जो भारत की राज्य व्यवस्था है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अभी चल रही है, ठीक है। वो सभी लेक्चर में जो है बहुत ही डिटेल से और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ, जितना मैंने आपको समझाया है एनसीईआरटी की क्लासेज में, ठीक है। तो आप उन सभी लेक्चर्स को भी जरूर सुनिएगा, ठीक है। आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ मैं बहुत डिटेल से मित्रों मैंने वहाँ पे आपको डिस्कशन किया है और अतिरिक्त से अतिरिक्त बातें मैंने आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगला अध्याय हम शुरू करेंगे, जो हमारा जो अध्याय होगा अध्याय 4, जो कि सामाजिक न्याय के बारे में, ठीक है। सोशल जस्टिस की अपन वहाँ पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।